Good morning, students. Our previous lecture, we were studying chapter 3, atoms and molecules. In this lecture, we will continue that chapter. Our today's first topic is atomic mass. एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का जो मास है उसे हमने एटॉमिक मास कहा है. नाउ डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसका एक मोस्ट जो रिमार्केबल कंसेप्ट था वो था एटॉमिक मास को लेके. उन्होंने कहा था कि हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है, और क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी वो एक्सप्लेन कर पाए थे, और इसीलिए साइंटिस्ट भी प्रमोटेड थे ये मेज़र करने के लिए कि एटॉमिक मास क्या है एक एटम का. बट इंडिविजुअली एक एटम के मास को मेजर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है. हम उसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ तो मेजर नहीं कर सकते. तो इसीलिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दो लॉज को कंसीडर किया गया, और साथ में जो कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारे एक रिएक्शन में, उसको कंसीडर करके उन्होंने एटॉमिक मास का पता लगाया. अब उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, ना कि एग्जैक्ट एटॉमिक मास. यानी कि एक उन्होंने एटम का कंसीडर किया मास कि ये इसका इतना मास है, और उसके रिलेशन में दूसरे एटम का क्या मास होगा. ऐसे करके उन्होंने रिलेशन में रिलेटिवली मेज़र किए एटॉमिक मासेस. एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन. सो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने मेज़र किया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तब एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. दूसरी भाषा में कहें कि कार्बन कंबाइन करता है 3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि कार्बन का मास उन्होंने कैसे कंसीडर किया? रिलेटेड टू द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो 4/3 पार्ट होगा मास का, वो किसका मास होगा? कार्बन का. तो उन्होंने जो एब्रीवेशन दी एटॉमिक मास यूनिट के लिए वो दी AMU. यानी कि अगर हम मास लिखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास 1. सो उसको कैसे लिखा जाता था? 1 AMU. कार्बन का कितना होता है? 12. सो उसके लिए लिखा जाता था 12 AMU. बट नाउ डेज IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम U यूज़ करते हैं बजाय कि AMU के. U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास. नो 1 U इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम. एक कार्बन एटम के मास के इक्वल है एक U, जो हमारी एटॉमिक मास की यूनिट है U, दैट इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन, और से 1 एटम ऑफ कार्बन मास. सो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर हम कार्बन को के एटॉमिक मास को 1 U कंसीडर करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1.33 U. दैट मीन्स 1.33 इंटू मास ऑफ कार्बन. नाउ बिकॉज ये हमारा डेसिमल में है तो ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होगा कि हम मास को होल नंबर में कंसीडर करें एज कम्पेयर टू द डेसिमल, फॉर इजी कैलकुलेशंस एंड फॉर आवर कन्वीनियंस. सो या तो मास को कम्प्लीटली होल नंबर कंसीडर किया जाए या फिर नियर टू होल नंबर हो, जितना कि नियर पॉसिबल हो जाए. अब जब एटॉमिक मास यूनिट्स को सर्च किया जा रहा था तब साइंटिस्ट ने इनिशियली ऑक्सीजन को कंसीडर किया था एज अ एटॉमिक मास जिसके रिलेशन में बाकी एटम्स का मास मेजर किया जाए. नाउ 1/16 ऑफ मास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन वॉज कंसिडर्ड एज 1 यूनिट. यानी कि एक जो AMU था वो किसके इक्वल था? 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन का जो मास होता है हम मेजर करते हैं तो कितना होता है? 16 होता है. सो 1/16 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन वॉज कंसिडर्ड एज 1 AMU. अब ऑक्सीजन को क्यों रेलिवेंट माना गया? ऑक्सीजन को ही क्यों लिया गया एज अ रेफरेंस? पहली वजह ये थी कि ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स में पाया जाता है, चाहे वो सिंपली एयर में प्रेजेंट हो एज अ डाई एटॉमिक ऑक्सीजन O2, या फिर कार्बाइड हो, बाइकार्बोनेट्स हो,
ऑक्साइड्स हों, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सभी के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट कर पाता है। सो इसीलिए ऑक्सीजन को रेफरेंस की तरह कंसीडर किया गया था। सेकेंडली, जब हम ऑक्सीजन को रेफरेंस लेके चलते हैं तो जो एटॉमिक मास यूनिट वो हमें देता है सभी तो नहीं बट ज़्यादातर एलिमेंट्स की, वो क्या में मिलती हैं, होल नंबर, तो वो कन्वीनियंट भी था। लेटर इन 1961 कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसको कंसीडर किया गया था एज अ रेफरेंस टू मेजर द एटॉमिक मास यूनिट। नाउ कार्बन आइसोटोप से आप क्या समझते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जहाँ पे एलिमेंट हमारा सेम है, कार्बन ही है, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, दैट इज़ 6 ही है, लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन 12 यानी कि कार्बन का मास कितना है, 12। इसके अलावा आइसोटोप कार्बन 14 भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कार्बन का कितना मास होता है, 14। सो देन वन एटॉमिक मास को क्या कहा गया? इट वॉज द मास यूनिट विच वॉज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का जितना मास है उस मास का 1/12 पार्ट जो होगा उसको कंसीडर किया गया था एटॉमिक मास यूनिट, AMU। देन इसके बाद कार्बन 12 को एज अ रिलेटिव मान के उसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मेजर किया गया। टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे, हम कंसीडर करते हैं एक फ्रूट सेलर, एक फल बेचने वाला व्यक्ति है, वो एक वाटरमेलन लेता है, उस वाटरमेलन के 12 इक्वल पार्ट्स में उसको काट लेता है, यानी कि हमारे पास अब 12 वाटरमेलन के ऐसे पीसेस हैं जिनका वेट सेम है। तो अब अगर वो एक वाटरमेलन का पीस ले और उसी के रिस्पेक्ट में बाकी सभी फ्रूट को तोले, अगर उसके पास मान लो प्रॉपर वेट्स नहीं है केजी में या ग्राम में टू मेज़र द वेट ऑफ फ्रूट्स, तो उसने क्या किया, उसने इस वाटरमेलन के एक पीस को एज अ रेफरेंस यूज़ किया और इसी के रेफरेंस में उसने सभी को वे किया है और अपने सभी फ्रूट सेल किए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो वेट करने का जो ये तरीका है, इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। ऐसे ही होता है एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12 को कंसीडर किया गया एज अ रेफरेंस और उसके कंपैरिजन में बाकी सभी का वेट लिया गया। जैसे कि यहाँ पे लिया जा रहा है, ये जो एक वाटरमेलन का पीस है ये क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वाटरमेलन, जैसा कि आइसोटोप कार्बन 12 में होता है। एक AMU क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। So atomic mass unit is a relative mass unit as compared to 1/12 the mass of one carbon 12 atom. Now कुछ एलिमेंट्स का हम मास देखते हैं। अर्लियर उसे AMU में हम मेज़र करते थे, अब ये सिंपली U है। सो हाइड्रोजन का मास है 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। एटलीस्ट फर्स्ट जो 20 एटम एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। Now let's see how do atoms exist. Atoms of most elements are not able to exist independently. ज़्यादातर जो एटम्स एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली अलग से अकेले नहीं एग्जिस्ट करते। जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अकेले इंडिपेंडेंटली वो ज़्यादातर है नोबल गैसेस, बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल और वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। उन एलिमेंट्स में से, नोबल गैसेस में से कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ज़ीनॉन। अगर आप नियॉन को रिएक्ट करवाना चाहो, आर्गन को, हीलियम को, तो वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते। नोबल गैसेस के अंदर आते हैं एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते एंड दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। बट ज़्यादातर जो हमारे एटम्स हैं वो या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट करते इकट्ठा होते हैं लार्ज नंबर में ताकि वो मैटर की फॉर्मेशन कर सके, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सिंगल एटम तो बहुत छोटे साइज़ का है, उसको हम ना देख सकते, ना फील कर सकते, ना टच कर सकते, बट जब वो एग्रीगेट करके मास में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होते हैं देन वी कैन सी इट, फील इट एंड टच इट।